Expert MDCAT test session presents online and MDCAT test 2021 test number 3 which consists of chapters atomic structure and chemical bonding. Question number 1, the nucleus of an atom contains, हर एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर यूजुअली का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है विच इज़ प्रोटियम, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो इसीलिए प्रेफरेबल आंसर है यूजुअली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑलवेज प्रोटॉन भी हो सकता था अगर ओनली का लफ्ज़ ना होता। क्वेश्चन नंबर 2, इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स इंक्रीजिंग अटोमिक नंबर में अरेंज हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एटम विद अ प्रोटॉन नंबर 19 एंड मास नंबर 40 हैज़। अब हमारे पास प्रोटॉन नंबर 19 से पता चल गया कि हमारे पास पोटाशियम की बात हो रही है। पोटाशियम हमारे पास फर्स्ट ए के अंदर होता है और हमारे पास फोर्थ पीरियड के अंदर होता है एंड इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूट्रॉन पार्टिकल हैज़। न्यूट्रॉन का हमारे पास मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kgs और प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम मैसेज होते हैं इनके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटॉन नंबर्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर गिवन विच रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट विच वुड नॉट बी इन द सेम पीरियड एज रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स। 9 हमारे पास फ्लोरीन का होता है, 3 हमारे पास लिथियम का होता है, 10 हमारे पास जो है वो नियॉन का होता है और 12 हमारे पास मैग्नीशियम का होता है। अब हमारे पास फ्लोरीन, लिथियम और नियॉन ये तीनों हमारे पास सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, जबकि मैग्नीशियम हमारे पास थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये हमारे पास बाकियों से मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कंटेन 20 न्यूट्रॉन्स, 19 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑप्शन ए में हमारे पास चार्ज आ गया, इसका मतलब है अगर इसके अंदर 19 प्रोटॉन्स थे तो +1 एक माइनस हो गया है इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और न्यूट्रॉन्स हम निकालते हैं A=G+N के फार्मूले से, तो तब हमारे पास 20 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। ऑल द ऑप्शन डी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ए आर मेटल्स। अब हमारे पास थर्ड ए के अंदर मेटलॉइड्स भी हैं और मेटल्स भी हैं। थर्ड ए के अंदर जो बोरॉन है वो मेटलॉइड है, जो एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, वो सारे के सारे मेटल्स हैं, तो सारे एलिमेंट्स मेटल्स नहीं हैं बल्कि कुछ मेटलॉइड्स भी हैं, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट एक्सेप्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इनर शेल्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं Fe+3 की, तो इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिंक के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, निकल के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉपर के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारे पास निकल के अंदर 2 हैं, जिंक और कॉपर में कोई नहीं है, जबकि हमारे पास Fe+3 के अंदर टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Fe+3 के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द लोवेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव इज़ 1, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर, तो एन की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होती है विच इज़ के शेल, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर इन द ऑर्डर ऑफ। सबसे पहले हम इनके n+l वैल्यूज़ को देखेंगे। 4s के केस में हमारे पास n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, तो टोटल 4 हो गया। 4p के अंदर n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, 5 हो गया। 3d के अंदर हमारे पास n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, टोटल 5 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास अब 5 और 5 4p एंड 3d का निकले, तो प्रेफर किसको करेंगे हम जिसकी n वैल्यू ज़्यादा है। 4p की n वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि n=4 है 4p में, तो 4p सबसे पहले होगा, फिर 3d होगा, फिर 4s होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विद द इंक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स रिमेन सेम ऑल्दो देयर साइजेस। अब हमारे पास n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज़ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के,
तो n की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी तो हमारे पास साइजेस भी ज़्यादा होते जाएंगे। शेप सेम रहती है, अगर s की स्फेरिकल है तो स्फेरिकल रहेगी, p की डम्बल है तो डम्बल रहेगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमें ग्रुप का भी बता देती है, ब्लॉक का भी बता देती है, पीरियड का भी बता देती है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी का नहीं बताती, क्योंकि हमें नहीं पता चल सकता कि कितनी एनर्जी लगी है किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो इनकरेक्ट है क्वांटम नंबर्स के हिसाब से। तो 13 जो है उसका आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज डिटर्मिन्ड बाय। एनर्जी हमारे पास खाली एन भी नहीं बता सकता, खाली एल भी नहीं बता सकता, एन प्लस एल ये दोनों मिलकर एनर्जी बताते हैं। जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया, एन प्लस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी की, और अगर सेम एन प्लस एल वैल्यू आ जाती है तो फिर हम देखते हैं किसकी एन वैल्यू ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब n इज इक्वल टू 3 का मतलब है m शेल है, उसके बाद l इज इक्वल टू 1 का मतलब है p सब शेल है, m1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल है 3p ऑर्बिटल में से कोई एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो 3p के हमारे पास कितनी ऑर्बिटल्स होंगे, 3px होगा, 3py एंड 3pz। इन तीनों में से m1 इज इक्वल टू 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3p ऑर्बिटल्स में से हमारे पास कोई एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा यहाँ पर, और m1 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू हमारे पास पर्टिकुलरली 3pz के लिए होती है। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा अगर m1 इज इक्वल टू 0 होगा। इस क्वांटम नंबर सीरीज़ के हिसाब से हमारे पास जो m1 इज इक्वल टू 0 है ये हमें बता रहा है कि 3p ऑर्बिटल जो है दैट इज़ 3pz इन नेचर। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर शेल ऑफ एलिमेंट। ये GD हमारे पास गुडोलोनियम है विद एटॉमिक नंबर 64 इसका एटॉमिक नंबर है। जीनॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है ये, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4f7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की 5d16s2। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल कैन बी। इसका फॉर्मूला है 2l+1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l+2 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन देयर। ओरिएंटेशन हमेशा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ये टेक्स्ट बुक की एग्जैक्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 19, द फैक्ट्स दैट द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक नंबर मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। ये पॉलीज एक्सक्लूइन ने बताया था, हुड्स रूल ने तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का बताया, ऑफ बोर्न ने एनर्जी का बताया। पॉलीज एक्सक्लूइन ने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर की हमारे पास एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। तो हमारे पास ये आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, और 3d10 4s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 आ रहे होते हैं लेकिन वो फिर एक d में चला जाता है स्टेबिलिटी के लिए। 3d10 4s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटाशियम इज़। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 बनती है। तो हमारे पास 4s1 लास्ट पर है और ये आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव प्लेनर ज्योमेट्री। अब इनको अलग अलग देखेंगे हम। बेंजीन की तो प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसका मतलब है मार्क्ड आंसर इज़ इनकरेक्ट। इथीन की ट्राइगोनल प्लेनर होती है, BF3 की भी प्लेनर होती है, PCl3 की हमारे पास ट्राइगोनल पायरामिडल होती है। इसका मतलब है प्लेनर ज्योमेट्री जिसकी नहीं है दैट इज़ PCl3। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी करेक्ट है, PCl3 इसकी ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स कंटेन वन दैट इज़ जियांट। आयोनिक नहीं, कोवलेंट आना है यहाँ पर, एंड वन दैट इज़ सिंपल मॉलिक्यूल। SiO2 हमारे पास जियांट कोवलेंट है, एंड SiCl4 सिंपल मॉलिक्यूल है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी करेक्ट है, जियांट कोवलेंट से ही हमें आंसर का पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच मॉलिक्यूल हैज़ नॉन कोप्लेनर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओनली। NF3 की हमारे पास ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री होती है, C2Cl4 की ट्राइगोनल प्लेनर होती है, C3H8 की टेट्राहेड्रल होती है, C3H6 की भी प्लेनर होती है। तो हमारे पास जो टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है दैट इज़ C, ऑप्शन C, C3H8, और ये हमारे पास एक अल्केन है C3H8, प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 25, आयनिक कंपाउंड शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट।
ये सारे के सारे नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वी ऑलरेडी नो, लेकिन नॉन रिजिड नहीं होते, ये रिजिड होते हैं। इनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, फोर्स चाहिए होती है अच्छी खासी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस को सेपरेट करने में, तो दे आर रिजिड बॉन्ड। ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट है, नॉन रिजिड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब SO2 की हमारे पास बेंट और एंगुलर होती है, SO3 की हमारे पास जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, CCl4 की टेट्राहेड्रल होती है, H2O की भी बेंट और एंगुलर होती है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री SO3 की है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी हमारे पास जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हाइड्रोजन हैज़ लीस्ट लोन पेयर्स, तो हमारे पास जिसकी लोन पेयर कम होते हैं और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्ट अ प्रोपानोन विच इज़ अ कीटोन विच इज़ एसीटोन। इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली बाउंड नहीं है ऑक्सीजन के साथ कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। तो हमारे पास प्रोपानोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इनके अंदर डायपोल फोर्सेस हो सकती हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बाकी सब मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर ऑफ इट्स ओन मॉलिक्यूल। CH3 CHO हमारे पास विच इज़ एसिटाल्डिहाइड। एथेनॉल, इसके अंदर हमारे पास जो ऑक्सीजन है एथेनॉल के अंदर वो कार्बन के साथ बाउंड होता है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बाउंड नहीं होता जो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसके अंदर नहीं होगी। इसके अंदर भी फिर डायपोल फोर्सेस हो सकती हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, solid carbon dioxide dry ice is used as a refrigerating agent because it readily changes directly from the solid into the vapor state at low temperature. What does this indicate the main intermolecular bonding in carbon dioxide to be? अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सबसे पहले उन्होंने पूछा है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कौन सी होगी, तो कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग तो वैसे इंट्रामोलिकुलर है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर हो नहीं सकती। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सिर्फ ऑप्शन रह गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है दैट इज़ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Question number 31, which of the following theories was put forward by Drude and extended by Laurent to explain the properties of metallic solid electron gas theory? Option A इसका correct है, ये text book की line है। Question number 32, no electrovalent bond is 100% ionic in nature. This is because of when cations and anions approach each other, polarizability increases. ये ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक्सटेंट तक होती है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज़ द मोर प्रिसाइज आंसर इसका, तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी को हम जो है वो करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवलेंट। KCN के अगर आयन्स बनाए थे K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव होगा, इसका मतलब है इसके अंदर आयनिक कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, और CN के अंदर हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका मतलब है इसके अंदर बोथ आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड है KCN के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। BH4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है क्योंकि ये AB4 टाइप मॉलिक्यूल है और इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बाकी किसी का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, विच मॉलिक्यूल आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास O22 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो कुछ इस तरह बनेगी। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 18 हो जाएंगे क्योंकि 2 इसके अंदर जो है वो गेन भी हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसका मतलब है हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं बचा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल में वाटर के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है वाटर में, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। C2H4 की अगर एग्जांपल लें तो C2H4 हमारे पास एक अल्कीन है, बाकी सब में डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ C2H4 में डबल बॉन्ड है, और C डबल बॉन्ड C में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक वीक पाई बॉन्ड है। तो अब बॉन्ड्स तो इक्वल नहीं हो सकते, एक पाई आ गया और एक सिग्मा, आल्दो बाकी हमारे पास हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है दैट आर सेम, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में सेम नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है क्योंकि एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, बाकी किसी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो हमेशा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, कौन से ऑर्बिटल्स में हैं, 3d2 एंड 4s2 में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कोरस्पॉन्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास किन की होती है, जिनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्रीज होता है और उनकी शेप ज्योमेट्री प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर होती है। हमारे पास जो 180 डिग्रीज़ है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में होता है, 109.5 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है।